दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी गायों की जबान काटने में गुजार दी, लेकिन मौत के बाद उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। घर वालों ने कहा कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है और उन्हें जल्दबाजी में नहीं दफनाना चाहिए, लेकिन मेरे ताऊजी ने इसे अंधविश्वास बताया और चाचा जी से दादाजी के मुंह पर गर्म तौलियां रखने को कहा। आखिरकार 4 तौलिए बदलने के बाद दादाजी का मुंह बंद तो हुआ, लेकिन वो टेढ़ा हो गया था। यह देखकर पूरा परिवार घुटनों के बल बैठ गया और विलाप करने लगा। अगली शाम जब दादाजी को अंतिम विदाई के लिए श्मशान ले जाने की तैयारी हो रही थी, तो एक पंडित की देखरेख में एक रस्म रखी गई ताकि हर कोई उन्हें आखिरी बार देख सके। लेकिन रस्म के बाद सबकी चीख निकल गई। दादाजी का मुंह पहले से भी ज्यादा फैल गया था। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। ताऊजी, अब हम क्या करेंगे? तब ताऊजी और उनके दोनों भाइयों ने आपस में चर्चा की और पुरानी योजना के अनुसार ही शव को ऊपर ले जाने का फैसला किया। उस रात गांव के हट्टे कट्टे जवान दादाजी की अर्थी उठाने के लिए आए। पंडित जी के आदेश पर चारों जवानों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन चाहे जो हो जाए वे उसे हिला तक नहीं पा रहे थे। मेरे पिताजी और उनके भाइयों के चेहरे उतर गए। उन्होंने अर्थी उठाने वालों को पहले ही शगुन दे दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे काम से जी चुराएंगे, मगर उस वक्त वे अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते थे, इसलिए पिताजी ने जल्दी से 4 और लिफाफे तैयार किए और उन चारों को थमा दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन चारों ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनमें से एक बोला, बुजुर्ग गांव के बड़े हैं और हम 8 वफादार हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपना पूरा जोर न लगाएं। बात सिर्फ इतनी है कि अर्थी बहुत भारी है। अगर आप हमें और लिफाफे भी दे दें तब भी हम इसे नहीं उठा पाएंगे। पंडित जी ने झट से मेरे पिताजी को एक तरफ बुलाया और पूछा, क्या मरने से पहले उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी? नहीं, पिताजी ने जवाब दिया। उनका हमेशा बहुत ख्याल रखा गया। उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। इसके बाद पिताजी और उनके दोनों भाइयों ने काफी देर तक सोचा और अर्थी के पास जाकर बातें की, लेकिन बोझ कम ही नहीं हुआ। आखिरकार पिताजी अर्थी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। पिताजी, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो आप पूरी रात मेरे सपने में आए। अगर आप इस तरह जाने से इनकार करेंगे तो हम बेफिक्र नहीं रह पाएंगे। अजीब बात यह हुई कि जैसे ही वे झुके, अर्थी अपने आप ऊपर उठ गई। पिताजी को डर था कि कहीं स्थिति फिर से न बदल जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से सबको चलने का इशारा किया। रास्ते भर मैंने देखा कि पिताजी की सांसें अटकी हुई थीं। वे लगातार दादाजी की अर्थी को घूर रहे थे, मानो उन्हें डर हो कि दादाजी फिर से नाराज न हो जाएं। सौभाग्य से सब कुछ ठीक रहा और शव को दफना दिया गया। कब्र भरते समय घर के बड़ों ने हम बच्चों को पहले घर जाने को कह दिया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा गला भर आया और मैं रोने लगा। मेरी मां ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत मुझे एक तरफ खींचा और डांटते हुए कहा, याद रखना, अंतिम संस्कार के पहले दिन रोना मना है, वरना मरने वाले की आत्मा तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाएगी। उस रात मैं उसी कमरे में सोया जहां मैं दादाजी के साथ सोया करता था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी मेरे पास हैं, और यह सोचकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। लेकिन मां की बात याद आते ही मैंने खुद को रोक लिया। क्या होगा अगर दादाजी मुझे छोड़कर न जा पाए? जैसे ही मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि दादाजी कमरे के अंदर आए। वे हमेशा की तरह मेरे बगल में लेट गए। उनका मुंह पूरा खुला था और चेहरा पीला पड़ चुका था। मेरा हाथ अब उनके मुंह के अंदर था। क्या मैं कोई सपना देख रहा था? क्या दादाजी सच में वापस आ गए थे? लेकिन उन्हें तो दफना दिया गया था। फिर उनका शव मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा था? थोड़ी देर बाद ताऊजी भागते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने दादाजी का शव देखा तो हंगामा मच गया। वो कौन बेगैरत है जिसने मेरे बाप की कब्र खोदी? फिर चाचा जी भी वहां आ गए। दादाजी का शव देखकर उन्होंने माथे पर बल डाला और ताऊजी से पूछा कि अब क्या करना चाहिए? अब और क्या कर सकते हैं? हमें भोर होने से पहले उन्हें फिर से दफनाना होगा। सोनू, गांव के मुहाने पर जाओ और चमन काका को बुला कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि कोई और न जाग जाए। चाचा और पिताजी, हम तीनों मिलकर दादाजी के शव को वापस कब्र तक ले जाएंगे। मैंने अपने जूते पहने और गांव के मुहाने की तरफ दौड़ पड़ा। मैं बहुत तेज चल रहा था। मुझे डर था कि कोई हमें इस हालत में न देख ले। मैं लड़खड़ाते हुए चमन काका के घर पहुंचा और फुसफुसाते हुए पूरी बात बताई। सुनने के बाद चमन काका ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वे अंदर से मिट्टी की एक बाल्टी लेकर आए और फिर हम साथ में दादाजी की कब्र की तरफ चल दिए। जब हम वहां पहुंचे तो ताऊजी और बाकी सब पहले से मौजूद थे। मैंने पास जाकर दादाजी की पुरानी कब्र को देखा और पाया कि उसे खोदा नहीं गया था, सिवाय ऊपरी हिस्से के एक छेद के, जो इतना बड़ा था कि एक इंसान उसमें से गुजर सके। मैं इसे और करीब से देखने के लिए आगे बढ़ा। अगली पीढ़ी के बच्चों को इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए। ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा हूं। मेरे पिताजी और बाकी लोग रात 10 बजे के बाद वापस आए। काम खत्म होने के बाद ताऊजी ने रिवाज के मुताबिक चमन काका को खाने पर बुलाया। खाने के दौरान चमन काका लगातार सोच में डूबे थे, जैसे कोई बात उन्हें परेशान कर रही हो। मैंने चाचा जी की तरफ देखा। चमन काका की तरह उनके माथे पर भी गहरी चिंता की लकीरें थीं। आखिरकार ताऊजी के बार बार पूछने पर चमन काका ने अपना डर जाहिर किया। किशन भाई, मुझे लगता है कि आपको फिर से किसी बड़े पंडित को बुलाना चाहिए। मुझे दादाजी की कब्र में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। फिर चाचा जी बोले, अगर कोई कब्र चोर बाहर से अंदर की तरफ सुरंग खोदता तो छेद बाहर की तरफ से चौड़ा और अंदर की तरफ संकरा होता। यह समझना आसान है। लेकिन सबने अभी पिताजी की कब्र देखी। वह अंदर से चौड़ी और बाहर से संकरी है। इसका मतलब है कि वह छेद अंदर से बाहर की तरफ खोदा गया था, यानी
मेरे दादाजी खुद अपनी कब्र खोदकर बाहर निकले थे। चाचा जी की इन बातों ने भरी गर्मी में भी सबके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। क्या ऐसा हो सकता है कि चोरों ने कहीं और से छेद किया हो और फिर बाहर की तरफ सुरंग बनाई हो, जिससे ऐसा लगे कि दादाजी खुद बाहर आए हैं? इसकी एक संभावना थी। जब कब्र की मरम्मत हो रही थी तो मैंने अपनी इस बात की जांच करने के लिए खुद कब्र के अंदर जाकर देखा, लेकिन मामला वैसा नहीं था। खाना खाने के बाद जब चमन काका चले गए तो चाचा जी ने कहा कि वे शहर जाकर किसी से मिलने वाले हैं। उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन सबको अंदाजा था कि वे शायद उसी बड़े पंडित को बुलाने जा रहे हैं जिसका जिक्र चमन काका ने किया था। उस शाम खाने के बाद भी ताऊ जी को यही शक था कि किसी चोर ने ही कब्र खोदी है। इसलिए पिताजी, ताऊ जी और मैं फिर से दादाजी की कब्र पर गए। अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? क्या हुआ सोनू? मुझे लगा कि कोई चल रहा है। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। पिताजी ने लोहे की एक छड़ी उठाई और पीछे की तरफ चल दिए। ताऊ जी और मैं जलती हुई आग के पास खड़े होकर उन्हें घबराहट में देखने लगे। रुको, भागो मत! पिताजी अचानक दूर से चिल्लाए। फिर हमने देखा कि वे झाड़ियों के पीछे गायब हो गए। ताऊ जी और मैं आग के पास बैठकर इंतजार करने लगे। करीब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन पिताजी वापस नहीं आए। मुझे चिंता होने लगी। मैं तुम्हारे पिताजी को ढूंढने जाता हूं। अगर मैं आधे घंटे में न लौटूं तो तुम घर चले जाना। ताऊ जी के जाने के बाद मैं उस कब्रिस्तान में बिल्कुल अकेला रह गया। अचानक दादाजी की कब्र से सरसराहट की आवाज आई। मैं तुरंत उसके करीब गया। क्या दादाजी फिर से कब्र खोद रहे थे? क्या वे दोबारा बाहर आने वाले थे? दादाजी, आपका पोता सोनू यहां है। दादाजी, अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे सपने में आकर बताइए। इस तरह बाहर आकर लोगों को मत डराइए। मैं जोर से रोया और वह सरसराहट बंद हो गई। मुझे लगा कि दादाजी ने मेरी बात सुन ली और रुक गए, लेकिन तभी अचानक वह आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार मेरे चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। आवाज और भी तेज और डरावनी होती गई। आखिरकार आवाज थम गई। मैंने अपने फोन पर देखा। ताऊ जी को गए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था और वे वापस नहीं आए थे। जैसा उन्होंने कहा था, मैं वापस जाने ही वाला था कि जैसे ही मैं मुड़ा तो देखा कि दादाजी की कब्र के ऊपर से एक सिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, जिसका मुंह पूरा खुला था और चेहरे पर एक बेहद खौफनाक मुस्कान थी। मैं डर के मारे चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था। मेरी मां पास ही बैठी थी। मेरे दोनों चाचा दरवाजे के पास बैठे थे, लेकिन पिताजी वहां कहीं नहीं थे। मेरे पिताजी कहां हैं? मैंने पूछा। मैं कल रात उनके पीछे गया था, लेकिन सिर्फ उनके जूते मिले, वे कहीं नहीं मिले। जब मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं वापस भागा। तभी रास्ते में मुझे ताऊ जी मिले। नहीं, मुझे पिताजी को ढूंढना ही होगा। गांव के मुखिया ने पूरे गांव को पहाड़ पर तलाशी के लिए भेज दिया है। अब तुम मत जाओ, तुम उनकी इकलौती संतान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तभी एक अनजान अधेड़ उम्र का आदमी मेरे आंगन में दाखिल हुआ। चाचा जी उन्हें देखते ही स्वागत के लिए खड़े हो गए। पुराने दोस्त, आखिरकार तुम आ ही गए। मेरा आने का मन तो नहीं था, लेकिन मामला बहुत बढ़ चुका है। मैं मना कैसे कर सकता था? तलाशी बंद करवा दो, मुझे उन लोगों की जरूरत है। फिर उस अजनबी के कहने पर सब लोग दादाजी की कब्र की तरफ चल दिए। रामदीन बाबा बिना कुछ बोले कब्रिस्तान पहुंचे और दादाजी की पुरानी कब्र के चक्कर लगाने लगे। एक चक्कर लगाने के बाद उन्होंने गांव वालों से कहा, यहां सिर्फ 28 आदमी रुकें, बाकी सब घर चले जाएं। फिर उन्होंने कब्र के चारों तरफ लाल धागा बांधा और उन 28 लोगों को अपने मुंह में रखने के लिए तांबे का एक सिक्का दिया। अपनी हिदायतें पूरी करने के बाद वे दादाजी की कब्र के पास गए और बोले, बाबा, मैं रामदीन आपकी शरण में एक जान बचाने आया हूं। अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो क्षमा करना। फिर उन्होंने तांबे के 6 सिक्के बिखेर दिए। रामनाथ जी, क्या वाकई आप अपना वंश खत्म करना चाहते हैं? अगर नहीं तो इस नौजवान को कोई शुभ संकेत दें। इतना कहकर बाबा ने फिर से सिक्के उछाले। जैसे ही सिक्के जमीन पर गिरे, बाबा तुरंत खुदाई करने के लिए नीचे झुके। इस बार उनके चेहरे के भाव थोड़े बदले और वे बड़ी मुश्किल से खड़े हुए। बाबा ने जैसे ही आदेश दिया, कब्र खोदो, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जाहिर है किसी ने नहीं सोचा था कि यह सारी तैयारी एक कब्र को खोदने के लिए थी। चाचा जी का चेहरा उतर गया था और ताऊ जी तो सख्त खिलाफ थे। वे बाबा पर उंगली उठाकर चिल्लाने लगे, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा मारा जाए तो फौरन यह कब्र खोदो। ये सुनते ही ताऊ जी और चाचा जी के होश ठिकाने आ गए और उन्होंने जल्दी से सबको खुदाई करने को कहा। 1 घंटे बाद मिट्टी की ऊपरी परत पूरी तरह हट गई और अंदर का ताबूत दिखाई देने लगा। कई लोगों ने मिलकर ताबूत के ढक्कन को खोला और जैसे ही सबने अंदर झांका, सबकी चीख निकल गई। उस ताबूत के अंदर मेरे दादाजी नहीं बल्कि मेरे पिताजी लेटे हुए थे, जो पिछले 1 दिन से लापता थे। अगर कहानी ने आपको 1 सेकंड के लिए भी डराया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।